मारने वाले मुसलमान, उसकी बीवी आयशा की हत्या करने वाले मुसलमान। ऋषिक यस सर। आ गए? यस सर। शुरू करें? यस सर। क्या किया तुमने लास्ट? सर पीरियोडिक शुरू ही किया था हमने। अच्छा, कोई डाउट है जो तुमने किया था? सर अभी तक तो नहीं। पक्का? यस सर। या पढ़ाई नहीं आपने घर जाकर? नहीं सर, रिवाइज किया था जो आपने पढ़ाया था। कर लिया था? यस सर। और कोई भी डाउट नहीं आया? नहीं सर, जितना आपने पढ़ाया था वो प्रॉपर्टीज, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। पक्की बात है? हाँ। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। लिखो। ऑफ एलिमेंट्स। अभी वो प्रॉपर्टीज वाला अब आगे बढ़ेंगे ना हम, किस बेसिस पे होती है। हाँ हाँ, अभी स्कूल में क्या हो रहा है आपके? यही हो रहा है सर अभी। कहाँ तक पहुंचे, मतलब ये में कहाँ तक पहुंचे? वो सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब सर हाँ, मतलब पूरा ऐसे पक्का नहीं आ रहा, बट हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है समझ। लेकिन ये जो चीज है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा, क्या सर? जब हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे ना, हाँ सर। इसको बहुत होशियारी से समझ लेना, क्योंकि ये क्रक्स है ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके सर। ये आ गया, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी आपको। ये नहीं आया तो आगे केमिस्ट्री नहीं बंद हो जाएगी। ओके सर। हाँ, तो बहुत होशियारी से आराम आराम से समझ लेना। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड्स। सर ये जो आपने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी पिछले क्लास में, वो सारी याद होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज? वो थी ना, एस ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। याद क्यों नहीं, एक दो बार करोगे याद, बस समझ में आ जाएगा। तो ये सर आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कोई भी, जरा याद रखो। ये कंपटीशन में काम आ सकता है। अच्छा, तो मतलब ये एग्जाम ये में। ये आपके टीचर ने पढ़ाया होगा ना बुक में। ये अच्छा। ओके। ये तो आपकी जानकारी के लिए मैंने करा दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने का। ओके सर। सर वो रह गया था शायद, आप वो बता रहे थे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला वो, आपने पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, उसमें मतलब कौन सा पीरियड, कौन सा ग्रुप निकालने का बता रहे थे, वो एस ब्लॉक का नहीं बताया था। है? जो सर आपने बताया था ना कि वो हम्म ऐसे हम्म निकालते हैं कि कौन सा वो है हम्म पीरियड, हम्म। उसमें सर वो रह गया था एफ ब्लॉक का। एवरेज पे ग्रुप होते कहाँ है? अच्छा, वो तो अलग से है। उसे ग्रुप होते कहाँ है? हाँ हाँ, ये सर।
ये बात समझ में आई आपको? एक मिनट सर पढ़ो। यस सर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये आप फिर से बता दो, आपने ये कैसे निकाला, ये L0 और ये कैसे सुनो सुनो, एलिमेंट? पीरियड नंबर 1, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर 1 हो गया। हर पीरियड का मतलब प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर है, ठीक है ऋषिक? यस सर। पीरियड नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर 1, n इक्वल टू 1 तो l इक्वल टू 0। यस सर। ये तो मालूम है ना? हाँ हाँ सर। मतलब एस सब शेल मतलब एक ही ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 एलिमेंट्स। तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के बराबर हो जाता है। मतलब एक एलिमेंट जैसे ये 2 होते हैं ना, 1s1 और 1s2, 2 एलिमेंट आएंगे उसमें, यस सर। हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में। सर मतलब अब सर, अब जैसे अगर हमें थर्ड के लिए करना हो, ये थर्ड अभी के एक मिनट लिए। कर रहे हैं ना, एक सारी पीरियड करते हैं। इतना इस पे ध्यान दो पहले कल। ठीक है सर। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। हटा दूं? एक मिनट सर। पहले जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, आगे इधर सारे करेंगे हम लोग। यस सर लिखिए। ठीक है, पीरियड नंबर 2, n इक्वल टू 2, तो 2 में क्या क्या हो जाएगा? l इक्वल टू 0 एंड 1 मतलब 2s एंड 2p, दो ही सबसे होंगी। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स और इसके अंदर हो गए 6 एलिमेंट्स, टोटल 8 एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स हैं? सर ये कैसे किया, फिर से समझा दो। n इक्वल टू 2 मतलब पीरियड नंबर 2 में n इक्वल टू 2 हो जाएगा। यस सर। n इक्वल टू, तो l कितना हो गया? 0 एंड 1। ये या भूल गए क्या आप? नहीं सर याद है। तो l इक्वल टू 0 मतलब s हो गया, मतलब 2s और 2p, हाँ सर, पी में 3 ऑर्बिटल से वो 2 हो तो 6 जाएगा। एलिमेंट हो गए इसमें, इसमें 2 एलिमेंट हो गए, टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए। ओके। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो पीरियड नंबर 3, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0 1 2 2s 2p और ये 2d। यस ठीक है, सर।
सॉरी 3s क्यों सर ये 2 कैसे? हाँ सर 3d ठीक है, लेकिन एक बात देखो, बट 3d इज फिल्ड आफ्टर 4s, ये तो जानते हो ना, 3d जो 4s के बाद आता है, यस सर। तो छोड़ दो यहाँ पर, यहाँ 4s तो आया नहीं भी, तो ये दो होंगे खाली, 3s और 3p, अगेन 8 एलिमेंट्स। सर ये समझ में आया। पीरियड नंबर 3, n इज इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज इक्वल टू 0 1 2, कितनी बात समझ में आ गई? यस सर। 0 का मतलब हो गया 3s, यस सर। 3p 3d, यस सर। 3d कब भरा जाता है? 4s के बाद। 4s के बाद, तो यहाँ 3d तो आएगा नहीं इसके मतलब। सर लेकिन थर्ड का तो पार्ट है वो, है मतलब थर्ड उसका तो पार्ट है ना सर। वो तो है, पर 4s के बाद ही आता है ना 3d तो। यस सर। तो उसको यहाँ तो उसका सिग्निफिकेंस है ही नहीं, तो यहाँ पर ये दो बचे, सर तो इसका क्या होगा फिर 3D का? अभी छोड़ देते ना इसको। सर मतलब 4 वाले नहीं आ सकते जिसमें 3 है? 3 में 4 वाले कैसे आ जाएंगे? पीरियड नंबर 3 में 4 वाले कैसे आ जाएंगे? जब पीरियड नंबर लिखते थे आप, वो बैलेंस शेयर का क्या नंबर है मैक्सिमम, उसमें बताया थे पीरियड नंबर ये है, हाँ सर। हाँ सर। तो पीरियड नंबर 3 वाले आएंगे ना खाली, यस सर। तो यहाँ पर ये दो आएंगे, तो 8 एलिमेंट्स। ओके सर। समझ में आया? अभी देखो पीरियड नंबर 4, तो इसमें क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो इधर लिख देता हूँ, l इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? 4s 4p 4d और 4f। 4d आता है आफ्टर 5s, ये आता है आफ्टर 6s, और यहां पर एक 3d पुराना बचा हुआ था हमारा, वो यहां आ जाएगा 4s के बाद प्लस 3d। ठीक है, सर लेकिन 3 वाला 4 में कैसे आ जाएगा? मतलब 4s के बाद 3d आता है ना, हाँ जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं ना, 4s का 3d, हाँ सर। हाँ सर। तो वो यहां आ जाएगा। सर लेकिन मतलब वो उसका तो पार्ट है ही नहीं 4th वाले सेल का, तो कैसे हम और इसके अंदर हमेशा प्रिंसिपल कोड नंबर, इसका पीरियड नंबर 4 ही माना जाएगा। जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आखिर में 4s आता ना, नहीं समझ में आपको? सर ये नहीं आया समझ। जैसे कि आप लिखो सपोज क्रोमियम 24, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। किसकी सर? सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर जी। आप लिखो क्रोमियम 24 की कॉन्फ़िगरेशन। सर नहीं आ रही हैं? सर, आवाज फिर से रिपीट कर दो। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। लिखो क्रोमियम 24, इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्रोमियम। हाँ ये बैठा देता हूँ इसको पूरे को, लिखो क्रोमियम 24, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, तो समझ में आएगी बात आपको। सर हो गया। क्या लिखा बताओ ना यहाँ पर? सर एंड में 4s2 3d4 आएगा। एंड में 4s2 3d4
हम जब लिखते हैं, मैंने बताया था 3d5 4s1 लिखते हैं इसको, अच्छा हाँ 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 ठीक है, क्रोमियम और कॉपर का। तो इसके अंदर आखिरी नंबर तो ये 4 ही आया ना, फिर भी पहले तो सब नंबर आते रहेंगे। ये सर और एक और चीज पूछनी थी, जैसे सर आयरन और कुछ और एलिमेंट्स में भी ये आता है कि हम उसको हाफ फिल करके दोनों को हाफ फिल कर नहीं, आयरन में नहीं सकते हैं। आता, आयरन में नहीं आता, तो क्रोमियम और कॉपर में। हाँ सर, लेकिन हम करते नहीं है ना, वो बस दो में ही करते हैं। कैसे आयरन में कैसे आ जाएगा? आयरन 26 है, तो ये है 3d6 4s2, तो उसमें कहाँ कर दोगे बताओ? नहीं सर, आयरन गलत बोल दिया सर, मैं आपको बताऊंगा सर, एक है कोई कुछ एलिमेंट्स आते हैं सर जिसमें हम कर सकते हैं। नहीं, कोई नहीं आता, और उसके अलावा कोई नहीं आता। ठीक है, यस सर। ये हटा दूं? एक मिनट सर। सर अब अगर हम 24 लें, इसका वो 23। 23 वेनेडियम, हाँ, तो हो जाएगा 3d3 4s2। तो क्या चाहते हो उसमें आप? नहीं सर, नहीं। यस सर, ये हटा दो सर। तो वो पीरियड 4 का फिर से लिख लिया हाँ, सर। सर तो मतलब एंड से देखते हैं हम, हम्म एंड का देखना होता है। हम्म और सर कॉन्फ़िगरेशन 30 तक की मतलब आनी चाहिए या उससे ज्यादा की भी करनी हो, क्योंकि सर वो बीच में जब एफ आने लगता है तब मेरे से नहीं होती। सर हाँ, सर मैं पूछ रहा था सर, वो जैसे सर बीच में सर थोड़े टाइम के लिए वो सर वो पी से वो 4p फिर 3d10 फिर 4 वो एस और डी आता है सर, फिर उसके बाद हम्म 5s और 4d10 आ जाता है हम्म सर। उसके बाद जब एफ आने लगता है तो सर वो गलत होने लगती है मेरी कॉन्फ़िगरेशन। सर एफ कब आता है वो बता। नहीं, जब आप एक से एक पूरा साइंटिफिक मेथड है करने का, इसमें कोई भी छिपी हुई नहीं है। हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है वैसे इलेक्ट्रॉन को फिट करने खाली, ये तो कोई भी साइंस नहीं है। मतलब डायग्राम लिखो और इलेक्ट्रॉन को फिट करो उसके अंदर, इसमें क्या मुश्किल है? गलत हो ही नहीं सकता ये। यस सर। जब आप करोगे तो होगा, आप दे देख के डरोगे तो नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर जब आपका पहले 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, आगे का भी होगा, कि मेथड तो वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम का ठीक से बनना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग फिट करना है। और आप करके देखो एग्जैक्टली गलती कहां पर है, वो गलती बताओ कहां पर हो रही है, या क्या चीज नहीं हो रही। नहीं हो रही का आपको ये वेग सही बात है, इसका कोई जवाब नहीं बनता। एग्जैक्टली वैसे ये नहीं हो रहा, यहां तक हो रहा है, यहां पर गलती आ रही है, वो तो ठीक करी जा सकती है। नहीं सुनिए ये बात मेरी? यस सर। इतना समझ में आया? ये दोनों हट जाएंगे यहां से, बचा 4s 4p और 3d। तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 10 12 और 6 18 एलिमेंट्स। समझ में बताइए आपको? यस सर। जैसे पीरियड नंबर 5, n इक्वल टू 5, l क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4,
तो ये तो हो गया हमारा 5s 5p 5d, ये दिस विल कम आफ्टर 6s। तो यहां पर पुराना बच जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा 5s के बाद 4d। सर एफ के बाद क्या आएगा? एफ के बाद जी, जी। हाँ, पर उसकी हम भरेंगे नहीं, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, Yes, sir. तो दिस विल कम आफ्टर 6s, तो इसकी जरूरत नहीं है, स्क्रीन हट गई यहां से। ये 6s, ये 7s, ये 8s। 8s वाले तुम्हारे एलिमेंट होते ही नहीं कोई भी, हमारा 8वां तो हमारा पीरियड बना ही नहीं हुआ अभी, ये तो आएगा नहीं कभी भी। तो ये 2 बचे, और ये 4d वाला इधर आ गया 5s के बाद, ये ना फिल आफ्टर 5s, तो यहाँ आ गया ये। तो कितने हो गए अगेन 18 एलिमेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया आपको ये? Yes, sir. इस तरह से हमको पीरियड भरते हैं हम लोग। सर 6 भी बता दोगे एक बार? हाँ, हटा दो उसको। यस सर। पीरियड नंबर 6 में हमारा हो गया n इज इक्वल टू 6, अब ये जो 6d है, दिस विल कम आफ्टर 7s, ये आफ्टर 8s। ये तो उसको हटाए दो फिर सबको, ये तो भरे नहीं जाएंगे अभी। इसके अलावा उसमें आ जाएगा एडिशनली 5d सर और 4f। सर इसमें 6D जो होगा वो 9S के बाद भरा जाएगा। 7s के बाद एक नंबर कम रहता है d का s से, f के 2 नंबर कम रहते हैं। नहीं 6G सर किसके बाद भरा जाएगा? लिखा ना 7s, 7s नहीं D नहीं सर G g 9s। हाँ ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर 5d आ गया एक तो पुराना, और एक 4f आ गया जो 6s के बाद आता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4F और 6P का सेम होगा ना? 4F और 6P की एनर्जी 4f, हाँ सेम होगी ना, देखो तो उसमें आ गया ना ये भी। यस सर। तो कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर? 32। 6 32। तो 6 में 32 होते हैं, जिसमें से कुछ एलिमेंट नीचे रखे हैं बाहर हमने, मतलब 57 से लेकर 71 तक, दे आर लेंथेनॉइड्स। उसमें से निकाल के बाहर रख दिए। यस सर। नहीं तो शेप खराब हो जाती है पीरियोडिक टेबल की, उल्टम बन जाती है, इसलिए ऐसा किया है। हाँ सर वो प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं थी तो अजीब सा ही हाँ हुआ। हाँ हाँ, इसलिए। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। हटा दो उसको। एक मिनट।
सर तो ये 6F तो कभी भरता ही नहीं होगा, होता ही नहीं, 6F तो होता ही नहीं है, तो वो 8F सॉरी। हाँ तो एलिमेंट डिस्कवर करो ना पहले। हाँ तो 6F फिल ही नहीं होता होगा। अब वो तो कह रहा हूँ अभी नहीं हो रहा ना, कल क्या होता है मालूम नहीं। हाँ okay। कल जब तुम मेरे जितने हो जाओगे हो सकता है होने लगेगा। हो सकता है आप जब टीचर बन जाओगे तो मुझे हो सकता है कल आप टीचर बन जाए केमिस्ट्री का पढ़ाओगे तो आप कह दोगे मेरे टाइम में नहीं होता, तुम्हारे टाइम में होने लगा। Yes, sir। सर ये लिखते हैं, लिख दिया सर। देखिए हटा दूं। यस सर। मतलब साइंस वो चीज है जो लगातार बदलती है, तो साइंस का मतलब ही चेंज होता है। जो बदलता नहीं है वो नॉन साइंटिफिक होता है। ये बात समझ में आई? यस सर। जैसे गीता का छठा श्लोक वो छठा ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर, जो लिखा है वही माना जाएगा। दुनिया बदल जाएगी पर उसको उसको चेंज नहीं करेंगे। रामचरितमानस वैसे वैसे रह जाएगा, उसे कभी कोई चेंज नहीं आएगा। वो सब चीजें नॉन साइंटिफिक है। जो साइंटिफिक होता है, साइंस होता है, वो लगातार चेंज होती है कि जैसा वक्त होता है वैसे साइंस बदल जाती है। यस सर। हो सकता है सब कुछ बदल जाए, हो सकता है कुछ नया ऐड हो जाए, क्या हो जाए मालूम नहीं। चलो आगे बढ़े हम लोग। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। एक छोटी सी चीज और है कि मान के चलो कोई ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, इनके नाम जब शुरू जो मिल गए तो उनके नाम रख दिए जिस जहां मिला, जिस हालत में मिला, जो लोग थे उस जगह के, उनकी लोकल लैंग्वेज क्या थी, उसके हिसाब से नाम रख दिया। जैसे कार्बन। अब कार्बन नाम का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। किसने रखा होगा हमें मालूम नहीं, किस कंडीशन में रखा होगा हमें मालूम नहीं। जब थोड़े एडवांसमेंट हो गया, जब क्लोजनेस हो गई, लोग करीब आने लगे, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, तब एलिमेंट्स को लेकर लड़ाई होने लगी कि उसका नाम कौन रखेगा। यस सर। जो भी एडवांस कंट्री थे चाहते थे हमारे नाम पर हो जाए। उस जमाने में एडवांस कंट्री दो ही थे, यूएसए और यूएसएसआर। वो दोनों लड़ते थे आपस के अंदर। वो चाहते थे हमारे साइंटिस्ट के नाम पर हो, वो चाहते थे हमारे साइंटिस्ट के नाम पर हो नाम इसका। तो उसमें झगड़ा होने लगा। फिर इसको देखते हुए आईयूपीएसी बनी। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने तय करा कि आईयूपीएसी तय करेगी नाम क्या बनेगा। और जब तक आईयूपीएसी की मीटिंग होती है 3 साल में एक बार, मीटिंग टू मीटिंग अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो उसका उन्होंने नाम भी मेथड बना दिया था एक। वो तो आपको आता होगा ना, यस सर। नील, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट वगैरह, मालूम ना कोई? यस सर। यस उस तरह से नाम बनाना उन्होंने सिखाया था, वो भी एक चीज है। वो तो आपको आता है तो छोड़ देते हैं हम लोग। सर। वो बस ये बता दो फिर कौन से एलिमेंट से उनका नेमिंग शुरू होती है ऐसी। कुछ भी एलिमेंट से कर लो। ये 104 नंबर पर लड़ाई हुई थी इनकी मेनली। 104। 104 पर लड़ाई शुरू हुई थी। वो रदरफोर्ड के नाम पे चाहते थे और वो रशियन वाले अपने नाम पे चाहते थे। उसके बाद से फिर उन्होंने चालू कर दिया कि ये रख लो, बाकी नाम तो रखिए लेकिन नहीं। अभी भी नाम तो रदरफोर्डियम ही है उसका। तो फिर वो सेटल हो गया ना उसके नाम पर, वो सेटल हो गया, आगे झगड़ा ना हो। नहीं सर, तो मतलब उसके नाम पे ये अनिल पोडियम पे सेटल हुआ या फिर उस पे। नहीं, रदरफोर्ड नेम पर हो गया। सर तो मान गए रशियन। हाँ वो मान गए, उसके आगे का नहीं तय हुआ ना। ये तो 104 तो सेटल हो गया। नहीं सर, अब जैसे उनके भी नाम है 104 के बाद ये भी जो एलिमेंट्स उनके नाम है प्रॉपर। वो आईयूपीएसी तय करें। अच्छा, मतलब वो म्यूचुअल उस पे। हाँ ओके। ठीक है, हटा दूं। यस सर। और सर मैं देख रहा था सर, वो जैसे एलिमेंट्स है कुछ, जैसे सर अभी लास्ट एलिमेंट है वो 118 वाला,
सर उसकी पिक्चर्स कहीं पे है ही नहीं फिजिकल, वो दिखता कैसा है फिजिकली? ये सिर्फ डिस्कवर हुए हैं, मतलब डिस्कवर हुए हैं, मतलब जैसे स्पेक्ट्रम से नजर आ गया। नहीं सर, मैन मेड एलिमेंट है जैसे वो तो। मैंने वही बताया ना आपको, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो स्पेक्ट्रम में ही है खाली, जो कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस को आइसोलेट नहीं कर सकते। कुछ एलिमेंट्स ऐसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एलिमेंट अलग है ये, पर उसको आइसोलेट करके अलग बाहर नहीं निकाल सकते। कुछ मैन मेड है, वो है बस इतना बना लिया, रख दिया बनाकर। अब कौन क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल तो कुछ होता नहीं, कौन बनाएगा उसको, क्यों उसका इस्तेमाल तो कुछ होता है इनका, बना लिया उस अलग है बस एक एलिमेंट, बस इतना ही है। यस सर। और सर ये हाफ लाइफ वगैरह क्या होती है एलिमेंट की? ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, यस सर। ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यस सर। मतलब टूट जाते हैं, उसकी एनर्जी बदल जाते हैं, हीट निकल जाती है, वो टूट जाते हैं। सर ये मतलब इमिट क्या करते हैं? मैं बताता रहा हूँ ना, पूरी पूरी बात सुनो, जितना बोलो उतना समझ रहा है तो उतने का जवाब दो खाली। रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। मतलब ये टूट जाते हैं। Yes, अगर हमने लिया 100 ग्राम, अगर टूट के जब 50 ग्राम रह गया, उस टाइम को बोलेंगे हाफ लाइफ। ओके सर। अब जब 25 रह जाएगा तो बोलेंगे सेकेंड हाफ लाइफ। यस सर। मतलब टाइम ड्यूरिंग विच one half of the radioactive substance get disintegrated. ओके सर। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन। सर तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट? नहीं नहीं, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे एलिमेंट है डिसइंटीग्रेट हुआ, इसमें से एनर्जी निकलती है भयंकर, जैसे एटम बम होता है। हाँ सर। एटम बम क्या होता है? सर ये न्यूक्लियर फिजन होता है और फ्यूजन न्यूक्लियर वगैरह। फिशन होता है ना, वही वही रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ही होते हैं। वो टूट जाता है, जब ये टूटेगा इसमें से एनर्जी निकलती है इन थ्री फॉर्म्स: अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। ये सबसे खतरनाक कौन सी होती है? गामा रेस। और सर ये इन एलिमेंट्स की प्रेजेंस में कोई रह नहीं सकता? ये तो हाँ रेडिएशन फैल जाएगी पूरी तरह से, जो भी होगा उसको नष्ट करते चले जाएंगे ये। सर मतलब अगर कोई ह्यूमन है तो मर जाएगा? ह्यूमन क्या, घास फूस हवा पानी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये हुआ था ना जापान में, हाँ सर वो हुआ था, और चेरनोबिल में भी हुआ था। चेरनोबिल में हुआ था, तो बहुत जगह हुआ ये। तो वहां जो भी होगा कुछ नहीं बचेगा, और रेडिएशन वहां रहते हैं, जाते नहीं कहीं पर भी। और इसको डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 1 kg होता है यूरेनियम, जो मिनिमम चाहिए होने के लिए। अब ये बोलो पहले एक हाफ लाइफ पता लगा लो कितनी होती है यूरेनियम की, लिखा होगा किसी बुक में भी, हाफ लाइफ हो यूरेनियम। यस सर। तो आधा किलो रहने में कितना टाइम लग जाएगा, फिर इसमें कितना लग जाएगा, फिर इतना खत्म हो जाएगा, और टोटल नष्ट होने में कितना टाइम लगेगा पता चल जाएगा आपको। ये कभी खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा। यस सर। अब जैसे सर मैं पढ़ रहा था सर, जो वो है 818 वाला, उसकी कुछ मिली सेकेंड में है, 0.89 मिली सेकेंड या ऐसे कुछ है। हाँ तो इतनी जल्दी हो जाता है वो। तो सर वो कुछ घंटों में पूरा ही खत्म हो जाएगा? पूरा खत्म कभी नहीं होता, मतलब 1 kg 0 पे कब पहुंचेगा देख लेना आप, करते हो आधा आधा आधा, कुछ ना कुछ तो रहता रहेगा ना। और सर जैसे 500 ग्राम बचा, 500 का 250 होने में भी वो उतना ही टाइम लेगा? उतना टाइम लगेगा, अच्छा। वो फिक्स होता है हाफ लाइफ। ओके सर। ठीक है। यस सर। सर सिर्फ लेड रोक पाता है ना रेडिएशन को? मतलब लेड पर आते आते खत्म हो जाता सब कुछ, जो चीज यूरेनियम से चलेगी वो लेड पे आके खत्म हो जाएगी। हाँ सर, लेकिन अब जैसे लोग लेड लाइन सूट पहनते हैं रेडिएशन उसमें जाने के लिए।
ना ना, वो कैडमियम यूज करते हैं ज्यादातर, कैडमियम की। हाँ सर, मतलब लेड का भी पहनते हैं सर, मैंने देखा है। लेड अच्छा। के बॉक्स में भी रखते हैं सर यूरेनियम को। हाँ, लेड के बुक्स में रख लेते हैं, वो कैडमियम का ज्यादातर यूज करते हैं, हाँ सर, तो क्योंकि ये मतलब क्या absorb कर लेते हैं सारा? एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी बात है, घूम फिर के बनना लेड ही है। कैडमियम नहीं बनता? ना ना, बीच में बनता, खत्म होता है, अल्टीमेटली लेड पर आता है। अच्छा, ओके। अल्टीमेटली जो बचेगा, जो जितना भी लेड है, अर्थ से लेड उठा लिया और ये पता लगा लिया कि ये यूरेनियम से बना है और कितना है ये, तो कहां से शुरू हुआ था, उससे लाइफ निकल जाती है अर्थ की कितनी थी, हाफ लाइफ निकाल कर। सर और हम एनर्जी से बता सकते हैं कौन सा लेड कौन सा एलिमेंट था एक समय पे? जो बचेगा उससे हाँ सर। नहीं, ये बता सकते हैं कि हम मान के चलते यूरेनियम ही था पहले। अच्छा, मतलब हम बता नहीं सकते कौन सा था एक्चुअल में? मतलब यूरेनियम मान के चलते हैं, यूरेनियम से शुरू हुआ, रेड में पहुंचा, तो ये कितना पुराना है ये बता सकते हैं, उसकी एज। ओके सर। ठीक है। यस सर। इसमें नंबर 1 है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई सर वो एटम का जो रेडियस होता है। एटम का रेडियस होता है। इसको सर अब कैसे जो निकालते हैं? एटॉमिक रेडियस हम पढ़ते हैं वो उसका पढ़ते हैं फर्स्ट शेल का या फिर सारे मतलब लास्ट शेल का? हम्म सर जो हम ये एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं इस वाले चैप्टर में, हम्म वो लास्ट शेल से न्यूक्लियस तक का पढ़ते हैं या फिर फर्स्ट शेल से? लास्ट सेल से रेडियस तो कैसे निकालेंगे ना, पूरा तो निकालेंगे ना उसका। ओके सर। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? सर मेरे लिए ना ये प्रेजेंटेशन फ्रीज हो गई है, मैं 1 मिनट रीजॉइन करता हूँ। हम्म सर अब आप 1 मिनट कुछ लिखोगे बोर्ड पे? यस सर, दिख रहा है। अब हटा दो उसको। हाँ सर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।
एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है एटॉमिक रेडियाई? और कैसे इसको निकालते हैं? सर ये वही सर वो रेडियस होता है एटम का सर, इसको उससे निकालते होंगे सर, बोर ने जो बताया था कैसे निकालते हैं? सर, वो फॉर्मूला था ना सर वो। नहीं, फार्मूला नहीं, वैसे कैसे निकालेंगे? अच्छा वो सर, वो जो एलिमेंट है जैसे उसमें जो लास्ट वैलेंट शेल है, हम्म। वहां से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस नाप लेंगे, हाँ, तो जहां तक। मतलब आपके हिसाब से जो आपने बताया, ये हमारा था एलिमेंट। आप बता रहे यहां से लेकर और ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द एटॉमिक रेडियाई। यस सर, हम्म। यस सर, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, ये आउटर मोस्ट शेल, यही कह रहे हो ना? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक रेडिया। इसको एटॉमिक रेडियाई नहीं कहते। क्या बोला मैंने? नहीं है ये एटॉमिक रेडिया। एटॉमिक रेडियाई इसको नहीं कहते। इट इज नोट द डिस्टेंस between the center of nucleus to the outermost shell. यस सर। Why? Number one, outermost shell is not well defined. सर एक कोई एक एलिमेंट के लिए तो होगा ना सर वेल डिफाइंड। नहीं होता। थोड़ी सी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, कहाँ भी ले जाओ इलेक्ट्रॉन को तो। नहीं सर, ग्राउंड स्टेट में तो एक ही जगह होगा। ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं n=1 पर। नहीं सर, मतलब मेरा मतलब था नॉर्मल प्योर फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म किसको बोलोगे आप? किसको बोलोगे नॉर्मल फॉर्म? जब सर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पे हो तो सारे ये जो, electron। जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, हाँ सर। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस से चारों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं इसके। द थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वे देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। यस। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, छोटा मोटा इलेक्ट्रॉन आगे भी चला जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल इज नॉट वेल डिफाइंड। यस। ये तो पहली प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी बात ये होती है difficult to get isolated atom. हम्म। ये बात समझ आई आपको? यस सर। मतलब एक एटम ने लिए भी लिया ढूंढ ढांड कर, उसके पास भी दूसरा एटम भी होगा सोडियम का, वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उस इलेक्ट्रॉन खींचेगा या रिपेल करेगा, तो उसको परेशान करेगा वो। बिल्कुल खाली सोडियम का एटम मिल जाए, लक्ष्य ले गए आप, और वहां जाके नापोगे तो नहीं हो सकता ये। हम्म। यस सर। The atom is too small to measure the distance. हम्म।
ठीक है, यस सर। तो फिर हम कैसे निकालते हैं उसको जरा समझ लो। इसको हटा दूं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हम्म। सर न्यूक्लियस की शेप परफेक्ट स्फीयर होती है? परफेक्ट स्फीयर। अब इतना छोटा होता है तो कोई भी मान लो, इट इज टू स्मॉल, किसी कुछ भी मान लो, क्या शेप मानोगे इसकी, इतनी सर छोटी? हमारे पास फोटो है कोई उसकी न्यूक्लियस की? मैंने कहा ना न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻15 मीटर। हाँ सर, मतलब स्केल्ड इसकी अप क्या कोई? शेप मानोगे बताओ, आप क्या शेप मानोगे इसकी? सर मतलब डिफरेंशिएशन करे तो सर कुछ भी नहीं आएगा ये भाई, हाँ ये है इतना ही बहुत है। मान लो कि इमेजिन कर लो कुछ चीज है, उसका जो मर्जी मान लो आप। यस भटूरे शेप का मान लो। यस आपको पिज्जा चलता है, पिज्जा की शेप का मान लो। मुझे साउथ इंडियन पसंद, मैं उत्तपम मान लेता हूँ, उत्तपम की शेप का होगा। यस जो आपको अच्छा लगा वो मान लो। इतनी शेप का क्या, क्या पिद्दी, क्या पिद्दी का शोरबा। यस सर। हाँ। ठीक है, यस इसको हटा दूं, यस। ये हटा दूं। सर क्या लिखा है आपने? कंसिडर्ड एज 1/2 of the distance between the center of nuclei of two bonded atoms। सर ये आई थिंक नहीं बताया था स्कूल में ये तो। पहले आप इसको ध्यान दो, हम्म। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये मेरे लिए जरूरी है। आपके स्कूल में क्या होता है वो जरूरी नहीं है। यस सर, ये बताया। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। 1/2 of the distance between the center of nuclei of two bonded atoms। जैसा बॉन्ड होगा फिर वैसा ही रेडियाई बन जाएगा। जैसे कि ये दो न्यूक्लियाई हो गए, इनके बीच के डिस्टेंस का 1/2। सर अगर लिक्विड स्टेट में हो तो कोई एलिमेंट? सर ये सॉलिड स्टेट में है ना ऐसा बॉन्ड? आप मुझे एलिमेंट बताओ जो लिक्विड स्टेट में इसके एटम मिलता हो। क्या सर? एटम तो हर एक का होता ही है ना। हाँ सर, हाँ सर, लेकिन सर बॉन्डेड वैसे। एटम लिक्विड सॉलिड गैस थोड़ी होता है, एटम तो एटम ही होता है। हाँ सर, लेकिन जैसे 2 आइटम आप बता रहे हो सर, जैसे हम्म। सर सोडियम हम ले लें, हम्म। तो सर हम सॉलिड सोडियम के 2 एलिमेंट देंगे तो चिपके हुए होंगे आपस में। तभी तो हम ले रहे हैं, चिपके हुए होते हैं। और अलग करोगे तो अलग हो नहीं पाएंगे, आप इससे निकाल नहीं पाओगे नहीं आप। सर, मेल्ट कर दें फिर हम? ना ना, इससे थोड़ी निकाल पाओगे आप। तो सर मतलब सॉलिड फॉर्म में जरूरी होना ना? हाँ, तो तभी तो कुछ होगा ना नापने के लिए। ओके। ये बात समझ आई आपको? इसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई की मेटेलिक बॉन्ड ऐसा होता है।
और ये ऐसा हो जाए, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड में मिल जाते हैं एक दोनों में ये ऑलमोस्ट। कोवलेंट रेडियाई हो गया है। सर इसमें क्या कोवेलेंट में ऑलमोस्ट मिक्स हो जाते हैं आपस हाँ, में? ओवरलैपिंग हो जाती है, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। सर मतलब परफेक्टली या फिर थोड़ा सा? डिपेंड करता है कैसे बॉन्ड बन रहा है, कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है। ओके। ये कोवलेंट रेडियाई होता है, ठीक है। और सर वो मेटालिक है? वो मेटेलिक है। एक होता है वेंडरवाल रेडियाई। इसके बारे में पहले जरा समझ लो। जो वेंडरवाल बॉन्ड होता है ना, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। किसकी बोला मैंने? मॉलिक्यूल। एटम के बीच में। तो ये तो दोनों एटम है, ये दोनों एटम है, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल हमारा ये हो गया, सर एक ये दो, मॉलिक्यूल। सर हाँ, ये एटम है दो? दो एटम है, उससे मॉलिक्यूल बन गया। सर ये बीच में क्या है? मतलब दोनों जुड़े हुए हैं आपस में किसी तरीके से। अच्छा अच्छा। एक मॉलिक्यूल हमारा ये हो गया, इसके पास में ये, इनके बीच में डिस्टेंस होगा, उसका 1/2 विल बी द वेंडरवाल न्यूक्लियाई रेडियाई। सर लेकिन इसमें तो कैसे भी नाप सकते हैं हम? हाँ, तो जो शॉर्टेस्ट वो लेते हैं। अच्छा अच्छा। और ये बात सर समझ आई? सर वो मॉलिक्यूल के अंदर कौन से फॉर्म का बॉन्ड होता है एटम्स में? ये एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, एक नहीं फोर्स नहीं ऑफ सर, अट्रैक्शन होता है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम के बीच में। मॉलिक्यूल के अंदर कोई फोर्स होता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यस। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसे दो मॉलिक्यूल अभी भी लिखवा देता हूँ आपको मैं, ये समझाया आपको उतना बात? यस सर। अभी लिख लो उसको, हटा दो उसको। एक मिनट सर। सर एक वो भी होता है ना जिसमें मिक्स होते हैं दोनों मेटालिक और कोवेलेंट बॉन्ड? नहीं होता वो। सर वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड? कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे ना हमें तो रेडियाई निकालनी है एटम की। तो जो कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड से निकाल लिया, मेटेलिक रेडियाई से मेटेलिक रेडियाई निकाल लिया। हमारा मेटल का हमारा रेडिया कैसे निकालेंगे? मेटेलिक रेडिया से। बाकी आइटम का कोवेलेंट रेडिया से, वो जो बचेगा उसको कोवेलेंट वेंडरवाल रेडिया से। ओके। हटा दूं? यस। तो कोवेलेंट रेडिया क्या हो गया? वन हाफ of the distance between the center of nuclei of two covalently bonded atoms। सर लेकिन इसमें तो गलत आएगा ना? हैं? सर इसमें तो गलत आएगा हमारा। क्यों गलत आएगा? सर क्योंकि वो ओवरलैप है थोड़ा थोड़ा, तो जो बीच का रीजन कॉमन वाला है। अब गलत और सही हम उतना ही मानते हैं, ये कोवेलेंट रेडिया ही होता है हमारा। अच्छा मतलब वो बहुत कम फर्क आता होगा तो? जो भी है हमने उसको ही मानेंगे ना, जो हमारा दिखाई दे रहा है। अरे एक डेफिनेशन बनाएंगे, इसमें सही या गलत का नहीं होता है, प्रिंसिपल का होता है साइंस के अंदर। हमने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया, उसके जो आएगा उसको एटॉमिक रेडिया ही मान लेंगे हम लोग। ओके सर। एग्रीड तो कोई भी चीज नहीं आती दुनिया में, हम मानते तो हैं चीजों को। आप जो भी चीज करते हो किसी मान लेते हो ना किसी चीज को। यस सर। आप अगर मान के चलो, दूध खरीदा कभी हमने डेयरी से? क्या सर? डेयरी से दूध लिया कभी दूध? हाँ सर लिया है।
खुला हुआ दूध जो होता है, हाँ सर, टोकन वाला ना। नहीं नहीं, खुला दूध जो नाप के देते हैं, ऐसे बर्तन भर के डाल देते हैं। नहीं सर, वैसे नहीं लिया सर, मतलब मैं गया था एक जगह तो वहां पे देखा था। देखा था ना। अगर कोई कहता है मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, वो क्या करता है, उसी बर्तन को भरा और 5 बार से डाल दिया और 5 लीटर हो गया दूध। अब उसमें 1 लीटर है, हम मान लेते हैं ना 1 लीटर है उसके अंदर, उससे बहस थोड़ी करता है कोई कितना है ये। सर करना तो चाहिए सर, लेकिन वो करना चाहिए, पर उसको 1 लीटर मान लिया बस। उसने भी मान लिया, हमने भी मान लिया। उसने भी ऐसे खरीदा, उसने ऐसे ही बेच दिया। जिससे उसने खरीदा और उसने भी उसी मेजर से खरीदा है और बेच उसी मेजर से रहा है, और हम पेमेंट उसी मेजर की कर रहे हैं। अब 1 लीटर है, 1 किलो है, कुछ नहीं मालूम किसी को। ये बात समझ में आई? एक मान लिया, इसलिए जितनी चीजें होती है एक चीज मानी जाती है, बाकी चीजें के हिसाब से की जाती है। उसमें फिर कोई नहीं निकालता पूरे 1 लीटर क्या होगा, वो डिफाइन डेफिनेशन बताओ, वो नहीं कोई करता। ठीक है। यस सर। विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। और वेन डबल एडीआई, सर सारे एलिमेंट्स नहीं होते ना वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मॉलिक्यूल या सारे होते हैं? सारे नहीं। जैसे सर ग्रेफाइट होता है। ना, ग्रेफाइट नहीं होता। ग्रेफाइट की लेयर्स होती है ना। जैसे हीलियम होता है, हीलियम, ये नोबल गैसेज होती हैं, या फिर कुछ और मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे वाटर हो गया। नहीं सर, जैसे हमें 10th में पढ़ाया था कि ग्रेफाइट की लेयर्स जो होती हैं अलग अलग, वो उनके सब बीच में कोवेलेंटली होता बॉन्डेड है। होते हैं, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। सर ग्रेफाइट भी? हाँ। तो सर उसमें वो क्यों बताया था मैं कि वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीच में, मल्टीपल लेयर्स का? एनसीईआरटी में भी है। वेंडबल, अच्छा, जो लेयर के बीच में है, हाँ। हाँ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थोड़ा सा, जो एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में है। मतलब जिसका, जिस फोर्स का हम कोई नाम नहीं जानते उसको वेंडबल बोल देते हैं। ओके सर। ठीक है। यस सर। हटा दो उसको, हटा दो। यस सर। तो समझ में आ गया एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो अब इसका ये भी देख लो, ऑर्डर ऑफ साइजेस। सबसे बड़ा कौन सा होगा? वैन डर वाल्स रेडियस is greater than metallic covalent. हम्म। सर तो हमें ट्रू एटॉमिक रेडिया निकालना हो तो हम वो ही करेंगे ना, मेटालिक। अरे मेटेरियल, ये तो मेटल बॉन्ड में ही होगा ना, खाली जहां मेटेरियल बॉन्ड बनेगा, हर कोई थोड़ी मेटेरियल बॉन्ड बनाएगा। मेटल्स के पीछे हाँ मेटेरियल बॉन्ड हाँ बनता ना, हाँ 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 इसलिए। हाँ, यस सर यस यस। हाँ।
ठीक है, 1 मिनट सर। यस सर, लिख लिया। अब जो चीज हम करने जा रहे हैं उसके बहुत होशियारी से समझना, तभी आपको स्कूल में आयोनेशन जो है समझ में आएगी, वरना कभी पता नहीं पड़ेगी। इस बात को समझ लेना, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियड, इन द पीरियड टेबल। ये बात समझ आई आपको? 1 मिनट सर, पढ़ रहा हूँ। पढ़ लो, लिख लो और सिर्फ बने बिठा लो और फिर अच्छे से समझ लो। उसके बाद आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा आगे। ये एंट्री है इस चैप्टर की समझने की। आप करो, मैं जरा पानी पी कर आ दो। ओके सर। हाँ, समझ में आया? यस सर, रीजन सर बता दो। बताता हूँ। ये नोट कर लिया आपने? यस सर। इसको बता दूं? यस सर। सर मेरे को एक चीज और पूछनी थी। हाँ, पूछो पूछो। सर ये मैम भी जो पढ़ा रही थी और आप भी सर जो पढ़ा रहे हो, सर ये मतलब हमने 10th में भी पढ़ी है ये चीज। हम्म। तो सर जो 10th में रीजन था उससे समझ आ गया, बट सर 11th में अलग ही रीजन निकाल के बता रहे हैं। अब अभी तक मैंने तो कुछ बताया नहीं। नहीं सर, पहले मतलब वो सर समझे की, नहीं। जैसे सर आप मैं, मेरा वाला रीजन समझ लो। हाँ ठीक है सर, फिर और मैं जो रीजन बता रहा हूँ ना, जो भी, वो 101% ISC मार्क्ड है। हाँ, फिर आपको कोई और रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी मान लेना खाली। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि वो रीजन में कम से कम
35 साल से बता रहा हूं, और आज तक किसी ने नहीं कहा कि रीजन गलत है। ठीक है ऋषिक? तो इसलिए बेफिक्र होकर इसको मान लेना। आपकी मेमोरी वही बताएगा, बताने का तरीका होता है, बात वही होती है। हाँ सर। आपका सेक्टर 50 में है ना? यस सर। मैं उस दिन गया था सेक्टर 50, मैं गाड़ी से जा रहा था तो मेट्रो स्टेशन देखा था सेक्टर 50 का। अभी नया बना है ना ये सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन? हाँ सर, नए बना। उसके बाद में मॉल था एक बड़ा सा, मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि मैं यहाँ आता था पढ़ाने के लिए पहले। यस सर। चलिए, अक्रॉस द पीरियड। जैसे ले लो आप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतना तो मान रहे हो आप? यस सर। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है? 2s1। यहां पर 2s2, यहाँ 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p5। ये तो मानते हो आप? यस सर। ये पीरियड नंबर कितना है? 17। ओफो, ये नहीं पीरियड, नहीं नहीं पीरियड नहीं, नंबर, हाँ पीरियड नंबर कितना है? 2, नहीं 3। नहीं, पीरियड नंबर 2। तो अच्छा प्रिंसिपल हाँ, क्वांटिटी वो नंबर तो क्या हो जाएगा? हाँ। प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर 2। 2, मतलब मेजर एनर्जी शेल। मेजर एनर्जी शेल क्या रहेगी इसके लिए? 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 2 से बाहर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो 2 में आ रहे हैं। यस सर। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं? 2 में। 2 के बाहर इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। इनकी जो आखिरी बाउंड्री है 2 की है। यस। दे आर कन्फाइंड अप टू 2 ओनली। मतलब ये एलिमेंट हो गया। अब ऐसे मान के चलो ये 1 और ये 2, इसके बाहर नहीं जा सकते ये, मतलब इनकी लिमिट यहां तक ही है खाली। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। जो ये एलिमेंट है लिथियम, इस पर एटॉमिक नंबर था 3, और इलेक्ट्रॉन था यहां पर एक जो खींच रहा था उसको। ठीक है ना? यस सर। यहां पर हो गया 4, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर हो गया 5, यहां पर 3 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये बात समझ आई? ये फ्लोरीन होता है 2s2 2p5, मतलब 7 हो जाएंगे 2 के अंदर। और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 9। फ्लोरीन आते तो चार्ज कितना हो जाएगा इसमें? 9। हाँ सर। तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा महसूस होगा? ए इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां महसूस होगा? तो सेम ही होगा हर इलेक्ट्रॉन को। सेम कैसे हो जाएगा सर? क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। 9 इलेक्ट्रॉन। आप बात नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं था हमारा, 1 हो 10 हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पहले से 3 प्रोटॉन, अब हो गए 9 प्रोटॉन। यहाँ वाले को किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा? सर 9 में। 9 में ज्यादा लगेगा ना। हाँ सर। जैसे अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो आप, ऐसे समझो आप, जरा लेमन लैंग्वेज बात करते हैं। अपने घर में अपने पार्टी ऑर्गेनाइज करी सर्दियों में, इस मौसम में नहीं, सर्दियों में, और ये आपका रूम है, दिस इज आवर रूम। यू कैनॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ रूम। रूम का साइज तो फिक्स है ना आपका। हाँ सर। और आप 10 लोग आते हो,
आप यहाँ पे बीच में हमने आग जला दी, बोन फायर कर दिया आपने, ये आग जला दी। आपके जब भी कोई बच्चा आएगा एक लकड़ी इसमें डाल देगा। तो पहले 2 बच्चे थे, एक बच्चे और आगे लकड़ी डाल दी, 3 बच्चे हो गए। एक लकड़ी डाल दी, 4 बच्चे हो गए। 5 हो गए, 5 लकड़ी। जब 10वां बच्चा आया तो आग कितनी बड़ी, बहुत बड़ी हो गई। हाँ सर। हीट कब महसूस होगी ज्यादा आपको? सर जब लकड़ी ज्यादा होगी। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि 10 बच्चे 10 लकड़ी होगी तो बराबर हीट लगेगी, नहीं सर। क्योंकि बाउंड्री आपकी फिक्स है। इसके बाहर जा नहीं सकते आप। इसकी हीट को पहले पहले ये बच्चे झेल रहे थे 2 लकड़ी की आग को, अब यही बच्चा झेल रहा है 10 लकड़ी की आग को। बात सुनी आई? यस सर। आप कह दो कि लकड़ी भी 10 है, बच्चे भी 10 हो गए, तो क्या फर्क पड़ा? ये तो नहीं कह सकते ना। यस सर यस। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आपकी बाउंड्री लिमिटेड है, शेल आपकी फिक्स है। अगर ये थोड़ा आगे जाते तो आपको हीट कम लगती, आगे जा नहीं पा रहे तो यहाँ पे हीट ज्यादा लगेगी। इसी तरीके से जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अगर प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। यस सर। तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, मतलब वो ज्यादा खींचेगा इसलिए ना। हाँ। ओके सर। तब मैं आंसर लिखवा देता हूं, उसको पढ़ लो, समझ लो। मतलब मैंने समझा दिया, अभी लिखवा देता हूं, दोनों को कोरिलेट कर लेना, फिर आपको ठीक। परफेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी अगर ये बात समझ गए तो। लिखाऊं? यस सर। इसको बता दूं? यस सर। as we move from left to right in a period, the nuclear charge increases by 1 unit with each successive element, but the electrons are being confined to the same energy shell. So the nuclear charge increases without increase in the number of shells, due to which nuclear force of attraction on the valence electron becomes higher, which in turn decreases the size.
सर तो ऐसे डेंसिटी भी बढ़ जाती होगी एलिमेंट की, हम्म, डेंसिटी भी बढ़ जाती होगी एलिमेंट की। हाँ, हम्म, सर अब इसमें जैसे 10th में भी यही बताया था, बट 10th में हमने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये सब नहीं ऐड किया था बस। अब इसलिए समझ में आया ना कि मैंने अभी इसलिए बताया, ईच पीरियड कॉरस्पॉन्ड टू द ईच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड नंबर 2 के लिए प्रिंसिपल नंबर 2 हो गया, 3 से 3 हो गया, 4 से 4 हो गया। क्योंकि सर जैसे ये पूरे चैप्टर में अभी तक जो भी पढ़ा है मैम ने, वो हम 10th के कॉन्सेप्ट से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अच्छा, सर मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये तो सेम ही चीज है, मतलब बस थोड़ी अलग कर दी है। हम्म, अभी समझ में आ गया आपको? यस सर, अब लिख रहा हूँ सर। बस लिख तो लेना, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को हाँ सर, समझ तो गया है। कन्विंसिंगली। यस सर। ठीक है। सर ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं दो अलग अलग पीरियड में या सेम पीरियड में जिनका सेम एटॉमिक रेडियस है? हाँ, बहुत होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मतलब गोल्ड और सिल्वर का दोनों सेम होता है। निकेल, प्लेटिनम, इनका सेम होता है, प्लेटिनम पैलेडियम का। सर निकल भी सेम कलर का होता है ना प्लैटिनम जैसे? सर ये जो कलर्ड एलिमेंट्स होते हैं कुछ ही है ना, बाकी सबका सेम ही होता है? हाँ, और सर गोल्ड तो सर बहुत है मतलब नेचर में, बट सर वैल्यू क्यों है इतनी उसकी? हम्म, सर गोल्ड की इतनी वैल्यू क्यों है? वैल्यू क्यों है? हाँ सर, बहुत एलिमेंट्स हैं जो उससे ज्यादा मुश्किल वो हैं और कम है, हम्म, बट सर उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। अच्छा अच्छा। गोल्ड की वैल्यू दो वजह से होती है। एक तो ये अनरिएक्टिव होता है। हम्म, यस सर। अनरिएक्टिव होने से क्या होता है, ये खराब होता ही नहीं। तो जैसे पीपी ज्वेलर की एड आती है ना, गोल्ड फॉर जनरेशन। यस एक बूढ़ी औरत अपनी बहू को गोल्ड का सामान पहनाती है, देती है यस सर। कि रिलेशनशिप फॉर जनरेशन, ऐसे लिखते हुए ऐड। इसका मतलब क्या होता है कि ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता आ रहा है। आपके घर भी बहुत सारा गोल्ड ऐसा होगा आपकी मदर के पास, जो आपकी दादी ने उनको दिया होगा। कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई चीज जरूर होगी जो आपकी ग्रैंड मदर ने आपकी मदर को दी होगी। हम्म, हम्म। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि मदर आपकी वाइफ को दे दे, तो ये खराब होता नहीं, तो चमकता रहता है। इसलिए इसलिए भी रेट ज्यादा होने का कारण है। दूसरा, गोल्ड का रेट कारण ज्यादा होता है कि उसको एज अ ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं। और तीसरा, उसकी लस्टर इतनी अच्छी होती है कि बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड को बहुत सारे कामों में लगाते हैं। दुबई में पूरा होटल ही इसने गोल्ड का बना दिया, एक यस गोल्डन टेम्पल बना दिया। इन सबसे गोल्ड का इस्तेमाल होता ही है ना। यस। तो ऐसे लोग गोल्ड की तरह तरह की चीजें बनाते हैं। हवाई जहाज बना दिया एक ने, प्लेन पूरा, शेख ने, गोल्ड का। हाँ सर। इसलिए खराब होता नहीं, चमक अच्छी है।
और सर हैवी तो है। प्लैटिनम की ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, वो कम और भी कम रिएक्टर। प्लेटिनम की कलर अच्छा नहीं, चमक अच्छी नहीं है उसकी। जब प्लेटिनम शुरू में आया था ना तो बहुत महंगा बिका था। प्लेटिनम उससे ज्यादा टिका हुआ है गोल्ड से ज्यादा, हाँ सर, क्योंकि रिएक्टिविटी कम है उसके और भी। उसी कम है। लेकिन क्या हुआ, जब प्लेटिनम मार्केट में नए नए आए ना, उसके ऑर्नामेंट्स तो गोल्ड से महंगे थे, लेकिन उसका कलर चांदी जैसा था देखने में। हाँ सर। अब कोई एक, मैंने अपनी बेटी को अंगूठी लेके दी थी, छोटी सी रिंग, तब मुझे लगा था सस्ती हो जाएगी, तो लेकिन वो रिंग बैठी, मतलब आज से 10 साल पहले, इससे ज्यादा, मतलब 15 साल पहले, वो थी 65,000 की, और गोल्ड की आ जाती मुश्किल से 40,000 की। लेकिन 65,000 की अंगूठी लेने के बाद भी हर कोई पूछा था चांदी की बनवाई है। उसे उतार के पहना छोड़ दिया था, अलग रख दी थी उसको, वो वही घर पे रखी रही, यहीं पर खो गई, वो पहनती भी थी उसको, उसको कोई चार मिला उसका। ऐसे ही बाकी लोगों को भी हो गया। कोई बंदा तो खर्च करके आए 25-30 लाख रुपए के गहने, और सारे लोग कहते भाई अच्छा चांदी की बनवा लिए, यस सर। फिर कौन बनवाएगा ये? इसलिए चीजें प्लेटिनम ने अपना वो खो दिया, वो गोल्ड गोल्ड की तरह रह गया। हाँ सर। फिर गोल्ड को बहुत जगह पर एज ए करेंसी यूज करते हैं, नॉट एज अ एलिमेंट। यस सर। शुरू से ऐसे करेंसी यूज करते आ रहे हैं। आप अगर ज्वेलर के पास जाओगे, जब आपको कोई भी ऑर्नामेंट बना कर देगा, वो एक पर्ची दे देता है साथ में। ये बात मालूम है आपको? नहीं सर। आपको जैसे आपने अंगूठी खरीदी, अंगूठी का वजन था 10 ग्राम सपोज, वो एक छोटे से कागज पे 10 ग्राम लिखकर और हल्का सा साइन करके आपको दे देगा पर्ची एक, कि अब ये 25 संभाल के रखो। आप कभी भी मेरे पास आओगे इस अंगूठी को लेकर, ये पर्ची साथ ले आना, उस वक्त जो भी रेट चल रहा होगा गोल्ड का, मैं उसी पेमेंट, उतनी पेमेंट आपको दे दूंगा। ये उनका कहना होता है। ये बात सुनी आई? यस सर। अभी आपने जो अंगूठी ली, उसका रेट था 8,000 रुपए, उसने 1,000 लिया मेकिंग चार्ज, तो 9,000 चार्ज करे आपसे इसने। आप 20 साल बाद गए, अभी इसका रेट हो गया 20,000, ये हो गया 2,000 मेकिंग चार्ज। तो ये माइनस कर लेगा, 18 में 20 में से 2 माइनस कर लेगा, 18,000 आपको दे देगा, आपकी वैल्यू डबल हो गई। यस। इसलिए गोल्ड का रेट बढ़ता है कि एक ऐसी करेंसी यूज होती है। यस सर। यस। उस पर्ची का सारा कमाल होता है, पर्ची है तो आप जाके चेंज करा लो, पैसे ले आओ। यस सर। ये लिख लिया आपने? हाँ सर। तो अब मेरे को थोड़ा जल्दी है, मैं एक चीज और बता रहा हूँ फटाफट, फिर हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे क्लास में। इसको बता दूं? यस सर। जब हम नीचे जाते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, नंबर ऑफ सेल्स आल्सो इंक्रीजेस। number of cells also increase, which are farther from the nucleus. ये समझ आ गया? यस सर।
सर ये इसमें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो पीरियड में शेल भी बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। सर वो शेल ही बढ़ गया अपने आप तो वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नहीं, शेल बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन नए शेल में आते हैं, हाँ सर मतलब वही। तो वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन